हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपवर्तनांक स्टार्ट करते हैं। अपवर्तनांक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपवर्तन के बारे में बता देना चाहता हूं, क्योंकि अपवर्तन से ही अपवर्तनांक बनेगा। आप जरा देखना कैसे। मैंने आप लोगों को इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि अपवर्तन जो होता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दो बातें होती हैं। पहली तो उसकी स्पीड कम होगी या बढ़ जाएगी, और उसकी जो दिशा है वो भी परिवर्तित हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जब प्रकाश की किरण, देखो ये विरल माध्यम है क्योंकि वायु है, ये सघन माध्यम है क्योंकि कांच है। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में सरल, सघन और विरल जो माध्यम है वो अच्छे से बता दिया है। आप चाहो तो वहाँ पर जाकर देख सकते हो। तो इसमें क्या होगा, जब वायु में से प्रकाश की किरण जब कांच में एंट्री करेगी तो क्या होगा, पहली बात तो ये उसकी दिशाएं जो परिवर्तित हो जाएगी। जानी प्रकाश की किरण ऐसी चाहिए थी सीधी, लेकिन पर ये जाएगी नहीं, ये थोड़ी सी झुक जाएगी और इसकी स्पीड भी कम हो जाएगी। तो अपवर्तनांक जो होता है वो बताता क्या है कि इसकी स्पीड देखो कांच में थोड़ी सी कम हुई, वायु के सापेक्ष कांच में इसकी स्पीड कम होगी। किरण की, प्रकाश की किरण की स्पीड कम होगी कांच में। ठीक है, दोबारा समझो, वायु में जितनी स्पीड होगी प्रकाश की चाल की, उससे कम स्पीड हो जाएगी कांच में। ठीक है, क्योंकि कांच सघन माध्यम है और वायु विरल माध्यम है। ठीक है, और वायु, क्योंकि वायु के कण दूर दूर होते हैं तो प्रकाश की किरण आराम से चल सकती है, लेकिन पर कांच के कण पास पास हो जाते हैं, इसलिए उसको चलने में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए उसकी स्पीड भी कम हो जाती है और उसकी दिशा भी परिवर्तित हो जाती है। तो इसकी जो स्पीड जो कम हुई है वो कितने गुना कम हुई है, किससे? वायु से। वायु से, वायु में प्रकाश की चाल जितनी थी उससे कांच में प्रकाश की चाल कितने गुना कम हो गई है, वो हमको अपवर्तनांक बताता है। जैसे कि जरा ध्यान सुनना, मान लो वायु में प्रकाश की चाल यदि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, ठीक है, और कांच में प्रकाश की चाल आकर हो गई 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इसमें क्या हुआ, वायु में प्रकाश इतनी स्पीड से चलकर आ रहा था और कांच में उसकी स्पीड इतनी कम हो गई, तो कितने गुना उसकी स्पीड कम हुई है, ये हमको अपवर्तनांक बताता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? तो पहली बात मेरी एक याद रख लेना, मैं आपको परिभाषा रटाने में विश्वास नहीं रखता, मैं आपको समझाने में विश्वास रखता हूँ कि आप लोगों के माइंड में एकदम सेट हो जानी चाहिए कि अपवर्तनांक होता क्या है। रियली यूज हम समझें, ऐसे नहीं कि इसको याद करने से कुछ नहीं होगा। अपवर्तनांक की परिभाषा किन्हीं दो माध्यम है, प्रकाश की चालों के अनुपात को ही अपवर्तनांक कहते हैं। कम से कम यूज भी तो पता होना चाहिए। तो देखो यूज इसका क्या है कि अपवर्तनांक क्या करता है कि अपवर्तनांक हमको बताता है कि कितने गुना इसकी स्पीड कम हुई है। ठीक है, और ये दिशा परिवर्तन, हम इसको अपवर्तनांक को पहली बात याद रखना कि दो टाइप से निकाल सकते हैं। ठीक है, पहला टाइप तो यार सुनना, ये मैंने कुछ लिख रखा है यहाँ पर 1 and 2 या n to 1। इसका मतलब क्या है, ये n जो है वो सिंबल है किसका? अपवर्तनांक का। n जो है वो सिंबल है अपवर्तनांक का। हो सकता है बहुत से लोग म्यू से भी, इससे भी दर्शा देते हैं, और भी बहुत सारे टाइप से किसी से भी आप दर्शा दो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन पर अपवर्तनांक को मैं n से दर्शा रहा हूँ। ठीक है, आप या तो ऐसे लिख सकते हो या तो ऐसे लिख सकते हो, इसका मतलब समझना। अब मैंने आपको बताई कि प्रकाश की चाल कांच में कम हुई है। अब कितने गुना कम हुई है वो हम सापेक्षी तो बताएं कि किसके सापेक्ष कितने गुना कम हुई है। तो वायु के सापेक्ष इसकी जो स्पीड है वो कितने गुना कम हुई है, ये हम किससे बताएंगे? इस वाले माध्यम से इसकी बताएंगे। ठीक है, मान लो अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि मैं इस चौक के 2 टुकड़े कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं कि ये 3 गुना छोटी है। कितने? कि 3 गुना छोटी है। तो आप लोग बोलोगे किससे 3 गुना छोटी है? तो मैं बताऊंगा इस वाली चौक से ये 3 गुना छोटी है। सही बात है कि नहीं है? तो ऐसे ही मैं बोलूं कि इसकी स्पीड 2 गुना कम है, तो आप बोलोगे किसके सापेक्ष 2 गुना कम है? तो आप बोलोगे वायु के सापेक्ष 2 गुना कम है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? सापेक्ष क्या चीज़ होती है? ये 3 गुना कम है किसके सापेक्ष? इस वाली चौक के सापेक्ष। ऐसे ही ये प्रकाश की चाल कांच में 2 गुना कम है किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है 1 and 2 का मतलब कि माध्यम 1 के सापेक्ष, किसके? माध्यम, ऐसे देखो वायु एक माध्यम है और कांच एक माध्यम है, मतलब कि 2 माध्यम अलग अलग हो गए। वायु कांच, वायु जल, जल कांच, ये दोनों अलग अलग माध्यम हो जाएंगे। तो अब ये बताता है कि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। ठीक है, और सेम आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। दोनों
बात है एक ही है, चाहे आप ऐसे लिख लो चाहे आप ऐसे लिख लो। माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। ठीक है, इस टाइप से आपकी एनसीईआरटी की बुक में लिखा होता है। तो इसका जो फॉर्मूला जो होता है वो ध्यान सुनना जरा कैसे होता है, n/1 बराबर, अब जिसका वो अपवर्तनांक पूछेगा वो आपको अपॉन में रखना है, जिसका भी अपवर्तनांक वो पूछेगा। तो हमने किसका अपवर्तनांक पूछा है, इसमें कांच का अपवर्तनांक पूछा है, तो कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, और ऊपर आएगा जिससे प्रकाश की किरण चलकर आ रही है जिस माध्यम से, वो हमारा ऊपर आएगा, मतलब कि वायु में प्रकाश की चाल। तो देखो ये मैंने लिखा है n/1, मैंने इस वाले माध्यम को मान लिया था 1 और इस वाले माध्यम को हमने मान लिया माध्यम 2। ठीक है, मतलब कि वायु जो है उसको हमने मान लिया माध्यम 1 है और कांच जो है उसको हमने मान लिया कि माध्यम 2 है। तो माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, ठीक है, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। तो जिसका पूछेगा, किसके पूछ रहा है, 2 का पूछ रहा है, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। माध्यम 2 क्या था, माध्यम 2 देखो क्या है, कांच है, माध्यम 2 क्या है, कांच है, देख सकते हो माध्यम 2 हमारे पास कांच है और माध्यम 1 जो है वो हमारे पास वायु है। तो बोल रहा है माध्यम 2 का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष। तो मैंने आपको बताई जिसका भी अपवर्तनांक वो पूछेगा वो आपको अपॉन में रखना है और जिसके सापेक्ष पूछेगा वो आपको ऊपर रखना है। ठीक है, जिसका अपवर्तनांक पूछेगा वो अपॉन में और जिसका अपवर्तनांक वो जिसके सापेक्ष पूछेगा वो ऊपर। तो हम इसका अपवर्तनांक देखो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। वायु में प्रकाश की चाल कितनी थी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड लिख लेना, और 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ये कांच में प्रकाश की चाल है। तो देखो 10⁸ से 10⁸ कट जाएगा और 1.5 से 3 कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, 2। ठीक है, अब 2 आ गया इसका आंसर। तो देखिए प्रकाश की चाल जो है वो कांच में आकर कितने गुना कम हो गई है, 2 गुना उसकी स्पीड कम हो गई है। कितने गुना कम हो गई है, 2 गुना उसकी स्पीड कम हो गई है। बस यही हमको अपवर्तनांक बताना है कि प्रकाश की चाल एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो उसकी स्पीड कितने गुना कम होती है या कितने गुना बढ़ जाती है, वो हमको अपवर्तनांक बताता है। तो कांच में आप देख सकते हो इसकी स्पीड कितने गुना कम हो गई है, 2 गुना कम हो गई है कांच में आकर प्रकाश की चाल की स्पीड। और हम चाहें तो इसको एक और हमारे पास तरीका होता है किसका, अपवर्तनांक निकालने का। देखो ये आपतित कोण है, ये अपवर्तित कोण है कि नहीं, हम कोण के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। अपवर्तनांक अगर हम निकालें इसका तो हमारे पास कितना होगा, 1n/2, चाहो तो ऐसे लिख लो, चाहे मैंने आप लोगों को बताई आप इन दोनों में से कैसे भी लिख सकते हो। मैंने लिखा 1n/2, तो इसका मतलब क्या है, हम माध्यम 2 का अपवर्तनांक ज्ञात कर रहे हैं माध्यम 1 के सापेक्ष। तो देखो sin I अपॉन sin R, इसको हम बोलते हैं आपतित कोण, इसको हम बोलते हैं अपवर्तित कोण। तो आपतित कोण की जया और अपवर्तित कोण की जया के अनुपात को से भी हम अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। यदि आपको उसने एंगल दे दिए हैं, अब आपतित कोण दे दिया और अपवर्तित कोण दे दिया, तो आप इससे भी अपवर्तनांक निकाल सकते हो। ठीक है, और यदि उसने प्रकाश की चालें दी हैं तो आप चाल से भी प्रकाश का अपवर्तनांक निकाल सकते हो। यदि उसने चाल दी है, जैसे कि प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल इतनी है और कांच में प्रकाश की चाल इतनी है, तो बताइए कि अपवर्तनांक बताइए। तो अपवर्तनांक हम कैसे बताएंगे, जिसके सापेक्ष वो पूछेगा वो ऊपर और जिसका अपवर्तनांक वो पूछेगा वो उसके अपॉन में, और उससे हम डिवाइड देकर निकाल लेंगे कि अपवर्तनांक 2 आ जाएगा। और यदि उसने एंगल दे दिए कि आपतित कोण, मान लो उसने कुछ भी दे दिया, उसने बोल दिया कि आपतित कोण मान लो उसने दे दिया 45 डिग्री है और अपवर्तित कोण उसने दे दिया 30 डिग्री है, तो अब वो तुमसे पूछ सकता है कि अपवर्तनांक बताइए। ठीक है, तो अपवर्तनांक हम 2 टाइप से बता सकते हैं, अगर उसने चाल दी है तो ऐसे, और यदि एंगल दी है तो ऐसे। एंगल में देखो आप कैसे बताओगे, साइन आई का मान उसने कितने दे दिया है, 45 डिग्री, और आर का मान उसने कितना दे दिया है, साइन 30 डिग्री। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, साइन 45 और साइन 30 डिग्री। अब आप लोग जानते हो कि साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2
और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है कि नहीं होती। हम चाहें तो इसका ऊपर गुणा कर सकते हैं और इसका गुणा यहाँ पर होगा। तो नीचे वाली संख्या का गुणा सबसे ऊपर वाली में तो 2 आ जाएगा और 1 का गुणा √2 में करेंगे तो ये √2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हमारे पास ये हो गया। देखो हम अपॉन में कभी भी रूट की संख्या नहीं छोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं ऊपर भी √2 से गुणा कर देते हैं और नीचे भी √2 से हम गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ऊपर तो हो जाएगा 2√2 और अपॉन में जो आंसर आएगा √2 का इंटू हम √2 में करते हैं तो हमारे पास 2 आ जाता है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास √2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा। देखो ये तो हमने जो, आप ये मत सोचना कि इससे तो हमारा अपवर्तनांक का मान 2 आया है, इससे अपवर्तनांक का मान √2 आया है। ये तो हमने वैसे ही माना था कि इसकी आपतित जो कोण है उसका मान 45 डिग्री है और अपवर्तित जो कोण है उसका मान 30 डिग्री है। ये तो हमने वैसे ही माना था, उसका एंगल जो है वो कुछ और ही होगा। ठीक है, अब आप लोगों के लिए यदि उसने वो कैसा भी क्वेश्चन दे, यदि वो चाल के रूप में दे तो आप चाल में, यदि वो प्रकाश की चाल के रूप में दे आपको क्वेश्चन कि वायु में प्रकाश की चाल इतनी है और कोई सा भी माध्यम दे दे उसमें उतनी है। और एक बात हमेशा याद रखना, वो प्रकाश का अपवर्तनांक हमेशा उस वस्तु का पूछेगा या उस माध्यम का पूछेगा जिसमें प्रकाश की किरण जा रही हो या एंट्री कर रही हो। जैसे कि उसने कांच का पूछेगा क्योंकि कांच में प्रकाश की किरण आ रही है, जिस माध्यम से आ रही है उसका नहीं पूछेगा, जिस माध्यम में जा रही है उसका अपवर्तनांक को पूछेगा, हमेशा याद रखना। ठीक है, अब देखिए यदि आप लोगों को डेफिनेशन याद भी करनी है या आपकी इच्छा है ये आप याद कर सकते हो, तो बहुत ही सरल डेफिनेशन है कि किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो आप अपवर्तनांक की डेफिनेशन भी लिख सकते हो और चाहो तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो, दोनों टाइप से आप निकाल सकते हो। ठीक है, और एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या चीज़ होती है, क्या चीज़, निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक देखना यार समझना क्या चीज़ होती है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष जो अपवर्तनांक जो होता है वो बहुत ही सरल है, कुछ भी नहीं करना। जब भी प्रकाश की किरण जो है, जब भी प्रकाश कहाँ से आए, यदि निर्वात से प्रकाश किसी माध्यम में जाएगा, निर्वात से प्रकाश यदि किसी माध्यम में जाएगा तो हम उस माध्यम का यदि अपवर्तनांक निकालेंगे तो वो जो अपवर्तनांक होगा वो निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। क्या कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। मतलब कि हम यदि निर्वात के सापेक्ष किसी का अपवर्तनांक निकालें, किसके, निर्वात के सापेक्ष किसी भी पदार्थ का या किसी भी माध्यम का यदि हम अपवर्तनांक निकालें तो वो अपवर्तनांक जो कहलाता है वो निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि कांच है और ये निर्वात से प्रकाश की किरण आ रही है और ये कांच में एंट्री कर रही है, तो तब आप इस कांच का अपवर्तनांक जब निकालोगे तो ये जो अपवर्तनांक जो कहलाएगा वो निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। आप लोग याद रखोगे। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बोलिए बताऊंगा कि अवतल दर्पण की 6 स्थिति होती हैं जिससे में प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, कभी प्रतिबिंब फोकस या वक्रता केंद्र के बीच में, ये सारी जो 6 स्थितियाँ होती हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर